हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीपीय पठार के भाग से निकलने वाली नदियाँ, यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है। इसके पिछली वीडियो मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार से जो निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो वह वीडियो मैंने बता दिया था कि उसमें कौन कौन सी नदी गिरती है। तो गोदावरी नदी, जो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, लेकिन अरब के सागर में गिरने वाली कौन सी नदियाँ थी, तो मैंने कल बताया था कि गुजरात में साबरमती नदी, माही नदी, खंभाती खाड़ी में कौन कौन गिरने वाली, तापी नदी, नर्मदा नदी, ये सभी क्या थे, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी। लेकिन आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जो गिरने वाली है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम महानदी की। किसकी बात करते हैं? महानदी की। तो आप देख सकते हैं, ये रहा महानदी। ये क्या है? ये रहा महानदी। तो महानदी की अगर सबसे पहले बात करें लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई है 858। क्या है? इसकी लंबाई 858 मतलब होता है कि 858 किलोमीटर। कितना है? 858 किलोमीटर लंबाई है किसकी? महानदी की, है ना। तो महानदी से जो भी कुछ फैक्ट निकलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका बात करें, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल आप देख सकते हैं मैप में, है ना। ये छत्तीसगढ़ के एरिया है। कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ? अमरकंटक चोटी के निकट स्थित, कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक चोटी के निकट स्थित सिहवा श्रेणी। कौन है? सिहवा श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? तो महानदी। छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक चोटी के निकट से सिहवा श्रेणी से निकलने वाली नदी कौन है? तो वह नदी है महानदी। तो यह क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि महानदी किस चोटी से निकलती है। तो अमरकंटक चोटी के सिहवा श्रेणी से, है ना। सिहवा से निकलती है कौन? महानदी। तो उम्मीद है यह भी आप समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह अपना जल कहाँ गिराती है। तो आज का हम जो टॉपिक है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ। तो इसका मुहाना कहाँ हो गया? इसका मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी में, जबकि इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया? इसका उद्गम स्थल हो गया सिहवा श्रेणी, है ना। फिर अगर बात करते हैं तो यह क्या करती है, इसके महानदी के तट पर एक प्रमुख शहर है ना। एक प्रमुख शहर है, उस शहर का नाम क्या है, आप बता सकते हैं? तो उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है कटक। कटक क्या है? कटक महानदी के तट पर बसा हुआ सबसे प्रमुख शहर है ना। यानी कटक से बारे में पूछा जाएगा कि कटक किस नदी के तट पर बसा हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ था। उसी तरह से महानदी के तट पर कौन सा बसा हुआ शहर है? कटक, है ना। तो कटक से क्वेश्चन पूछा जाता है, कटक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो महानदी। तो महानदी के बारे में बात करें तो महानदी के बारे में मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सब भारत की सबसे लंबी नदी बात किया था गंगा, है ना। लेकिन महानदी का बात करते हैं तो भारत में सबसे लंबा अगर बांध करें तो सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा? तो यह अपना महानदी हो जाएगा, सबसे लंबा बांध। लेकिन सबसे लंबा नदी अगर बात करें, सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबा बांध पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है या किस नदी पर स्थित है, तो भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर है ना। तो यह भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध है ना, वो कहाँ है? तो महानदी के तट पर है ना। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो यह महानदी है। तो महानदी से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर महानदी से क्वेश्चन आपको बोर्ड को पूछना होगा तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर है या किस नदी पर है, तो महानदी पर है ना। और यह है कहाँ? यह मुख्य रूप से यह उड़ीसा में है ना। यह कटक भी कहाँ है? ये कटक भी
उड़ीसा में है। तो यह भी आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है। तो 2-3 सहायक नदी इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। इसकी सहायक नदी है जोंक नदी। कौन है? जोंक। जोंक वो पानी में रहता वो नहीं, जोंक नदी का नाम है ना। जोंक नदी, शिवनाथ नदी, तेल नदी, इसको तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। और बात करें मंड नदी, मंड जिसको स्टार्च बोलते हैं, है ना, तो वो स्टार्च नहीं। स्टार्च का अगर बात करें तो स्टार्च जो हम लोग दवा खाते हैं, कैप्सूल का कवर बना होता है, वो क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च का बना हुआ कैप्सूल का कवर किसका बना हुआ होता है? तो स्टार्च। यानी बायोलॉजी में हम चले गए, बायोलॉजी से हम फिर वापस आते हैं ज्योग्राफी में। तो स्टार्च क्या मंड नदी किसकी सहायक नदी है? तो मंड नदी भी सहायक नदी है महानदी की, है ना। यानी मंड नदी, तेल नदी, जोंक नदी, ये सभी क्या है? इसकी सहायक नदी है। तो महानदी से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? जोंक नदी, शिवनाथ नदी, तेल नदी और मंड नदी, जिसको स्टार्च बोलते हैं, मंड। तो यार अब बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। यह गोदावरी नदी के अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है कि यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो गोदावरी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। इस नदी को बृहद नदी या बृहद गंगा कहा जाता है। इसको गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है ना। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है ना। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा। एक है यहाँ पे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे, कावेरी नदी का इंपॉर्टेंस क्या है। सभी अब सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी से शुरू करते हैं कि गोदावरी नदी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस नदी का उद्गम स्थल सबसे पहले बात करें तो देख सकते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है। यह जो एरिया है ना, यह महाराष्ट्र का है ना। ये देख रहे हैं यहाँ तक, यहाँ भी गोदावरी फंसा हुआ है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरने वाली कहाँ है? बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है? महानदी। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जगह का नाम पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है कि जगह का नाम क्या है। तो महाराष्ट्र में जगह का नाम है नासिक। कहाँ है? नासिक। यानी नासिक से में इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, है ना। कहाँ? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है कि इसका गोदावरी नदी का, है ना। तो इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। तो उम्मीद है यह भी आप समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ना। यह प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? यह सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो यह गोदावरी है। लेकिन भारत की अगर बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी तो वह गंगा नदी है ना। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी, जिसकी लंबाई कितना है? 1465। 1465 इसको याद रखेंगे, गोदावरी की लंबाई है। जबकि तीसरा सबसे लंबी नदी यमुना है। कहाँ है तीसरा सबसे लंबी नदी? यमुना। तो उम्मीद है अभी आप समझ पाए होंगे। और यमुना की लंबाई कितना है? 1376, है ना। यमुना की 1376 और गोदावरी की 1465 और गंगा की 2525, है ना। गंगा की 2525 और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो उसका कितना था? 2900। ब्रह्मपुत्र का 2900 और 2880 किसका था? 2880 सिंधु नदी का। तो इसका चर्चा हम सिंधु नदी की चर्चा में कर दिए थे कि सिंधु नदी तंत्र जब पढ़ा रहे थे तो उसमें उस टॉपिक में इसको कवर कर लिया गया था कि इसकी लंबाई कितनी है ना। तो उम्मीद है यह भी आप समझ पाए होंगे। तो यह क्या है? गोदावरी नदी क्या है? यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है या सबसे चौड़ी नदी भी इसको बोल सकते हैं। अतः क्या प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिण क्या है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। लेकिन इसको कहा क्या जाता है? इस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। देन दक्षिणी गंगा, बृहद गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फंसा देगा कावेरी से कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तो किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कावेरी नदी को? क्योंकि यहाँ के चोल वंश के शासक थे कौन? राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र प्रथम कौन थे? राजेंद्र प्रथम एक शासक थे। उन्होंने बंगाल के शासक कौन? महिपाल को पराजित करके बंगाल से गंगा अपना जल लेकर के अपना कावेरी नदी में
डाल दिया था और यहीं पे गंगम चोल के नाम से एक क्या नदी पर बनवाया था, तालाब बनवाया था, इसलिए इसका नाम दक्षिण भारत की गंगा पड़ गया उसी समय से, यानी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोदावरी नदी जो है यह कहाँ अपने मिलता है, इसका मुहाना कहाँ मिलता है। तो इसकी बात करें गोदावरी नदी की, तो इसका मुहाना आंध्र प्रदेश में है। देख रहे ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश में है। एरिया कहाँ कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो यह आंध्र प्रदेश में कहाँ मिलती है, तो आंध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम एक बंदरगाह है, मछलीपत्तनम एक बंदरगाह है ना, उसी के निकट अपना आकर के जल कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो उम्मीद है ये अभी आप समझ कर पाए होंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और संगम स्थल कहाँ यानी मुहाना कहाँ है। अब बात करते हैं कि इस नदी पर प्रमुख शहर कौन सा है ना, यानी शहर की बात करें तो इस नदी पर प्रमुख शहर है नांदेड़, है ना। नांदेड़ क्या है, नासिक नदी पर प्रमुख शहर है क्या, गोदावरी नासिक। क्या गोदावरी नदी पर दो प्रमुख शहर है, एक होता है नासिक और दूसरा नांदेड़, है ना। तो नांदेड़ और नासिक दोनों किस नदी पर बसा हुआ है, तो दोनों गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। और गोदावरी नदी से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इसकी सहायक नदी को आपको याद रखना होगा कि आप देख रहे हैं, आप मैप में देख रहे होंगे कि इसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो पेनगंगा है, ये भी पेनगंगा अपना गोदावरी में नदी में गिराती है जल। पेनगंगा, बेनगंगा, मंजीरा नदी और इंद्रावती नदी, ये सभी कहाँ हैं, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं, तो गोदावरी की सहायक नदी है। इसको ध्यान में रखना है कि पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती नदी, मंजीरा नदी, एक और नदी है प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी, पूर्णा नदी और वर्धा नदी, है ना। प्राणहिता नदी, वर्धा नदी, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसको ध्यान में रखना है, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, है ना, मंजीरा और कौन बताया, वर्धा। वर्धा भी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। और इंद्रावती, प्राणहिता, है ना, ये सभी क्या है, इसकी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी नदी से सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो अभी तक नहीं बताया है, वो सबसे मुख्य बात है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जायकवाड़ी परियोजना, है ना, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। तो जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है, तो जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। कभी कभी यह पूछ देता है कि जायकवाड़ी परियोजना जो है ना, वो किस राज्य में है, तो जायकवाड़ी परियोजना हो जाएगा, ये एरिया किसका है, महाराष्ट्र का है, तो जायकवाड़ी परियोजना हो जाएगा महाराष्ट्र का। लेकिन ये पूछ देगा कि पोचमपाद परियोजना किसका है ना, किस राज्य में है, तो पोचमपाद परियोजना जो है ना ये आंध्र प्रदेश के एरिया में आता है ना। यानी पोचमपाद परियोजना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना, और गोदावरी नदी में क्या जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो यह दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है यह आप समझ पाए होंगे कि ये गोदावरी नदी से मुख्य इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले बताया कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, नासिक के, है ना, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और इसकी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य अगर मुहाना पूछे तो अगर मुख्य मुहाना कहाँ है, मछलीपत्तनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसका लंबाई 1465 है ना, इसका लंबाई 1465। और प्रमुख शहर नासिक और नांदेड़ कहाँ है, तो इसी नदी पर बसा हुआ है, किसके, गोदावरी नदी के तट पर। और प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी क्या है, पूर्णा, ये सभी क्या हैं, इसकी सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी हैं, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। लास्ट में बताया कि इस पर दो परियोजना है, गोदावरी नदी पर दो परियोजना है, कौन, पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना। पोचमपाद परियोजना किस में है, गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना किस में है, महाराष्ट्र में है। तो उम्मीद है गोदावरी नदी आप समझ पाए होंगे। फिर अगर बात करते हैं तो ये हो गया गोदावरी नदी, दो नदी हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो नदी की बात कर लिए, कौन, महानदी और गोदावरी नदी। अब बात करते हैं कृष्णा नदी। आप देख सकते हैं ये रहा कृष्णा नदी, यह है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किस तरह से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप देख सकते हैं इस एरिया किसका है। तो यह जो एरिया है ना, एक कर्नाटक का एरिया है। इसके ऊपर में यह महाराष्ट्र है, इसके नीचे में क्या है ना, केरल है। तो यह एरिया जो है कर्नाटक का है और कर्नाटक में ही इसका उद्गम स्थल होगा। जबकि यह गिरता कहाँ है, यह देख रहे हैं, ये गिरता है यहाँ से निकल करके, ऐसे ऐसे निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में अपना कृष्णा नदी अपना जल गिरा देती है। तो बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में महाबलेश्वर, कहाँ 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 से निकलती है, तो कर्नाटक में ये पश्चिमी घाट का एरिया है। कर्नाटक में ये पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणी से महाबलेश्वर है ना, महाबलेश्वर श्रेणी से निकलता है। कौन? महाबलेश्वर श्रेणी से कृष्णा नदी निकलता है। कहाँ से निकलता है? कृष्णा नदी से निकलता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना दे रहे हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, तो महाबलेश्वर श्रेणी से। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है कि कृष्ण भगवान में इतना शक्ति था कि बैठे बैठे वो युद्ध को चाहते तो समाप्त कर सकते थे, यानी पूरा खेला कृष्ण भगवान के नाम पर था, यानी उसमें बल और शक्ति बहुत अथाह थी। तो इससे याद रखना है कि महाबलेश्वर, यानी महाबलेश्वर में कृष्णा भगवान से जुड़ा हुआ ये शब्द है, यानी महाबलेश्वर से श्रेणी से निकलती है कृष्णा नदी। कौन? कृष्णा नदी। इतना कृष्ण भगवान इतना ताकतवर हैं, कितना है, महाबली हैं, कि वहाँ से एक नदी निकली है। कहाँ से? महाबलेश्वर श्रेणी से एक नदी निकली है। तो आप, उम्मीद है यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर श्रेणी के पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर श्रेणी से। तो यह आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर श्रेणी से। फिर अगर बात करते हैं इसकी कि यह किन किन राज्यों से होकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो किन किन राज्यों में से देख सकते हैं। यस, यहाँ कर्नाटक हो गया, और यह कुछ एरिया इसका महाराष्ट्र में है, थोड़ा बहुत एरिया इसका महाराष्ट्र में है ना, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और शेष आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कहाँ आ जाती है, ये अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से प्रवाहित होकर के ये अपना जल मुहाना कहाँ बना लेती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे यह है कृष्णा नदी के तट पर, कि कृष्णा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आप याद रखेंगे विजयवाड़ा। क्या? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी के तट पर है ना। और गोदावरी नदी के तट बता दिए थे, कौन हो, नासिक और नांदेड़। महानदी बता दी थी कटक, है ना। नर्मदा नदी को बताए, ताप्ती नदी को बताए थे सूरत। तो इन सभी को आपको याद रखना है कि इन शहरों में कौन कौन शहर पे, नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। फिर बात करते हैं किसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी आप देख सकते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से निकला है, इस तरह से निकलता है, कर्नाटक से होकर महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में अपना जल गिरा देती है। तो कृष्णा नदी का कौन कौन सा सहायक नदी है, तो सबसे पहला स्थान आता है किसका, मूसी नदी। सबसे पहला स्थान आता है मूसी नदी, क्योंकि मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो मूसी नदी, यानी मूसी नदी और ये तुंगभद्रा नदी, ये देख रहे हैं तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी और तुंगभद्रा नदी, है ना। और एक है मालप्रभा नदी। कौन है, एक है मालप्रभा नदी, यह भी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो उम्मीद है यह भी आप समझ पाए होंगे कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है, तो कृष्णा नदी के तट पर है ना। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, तो तुंगभद्रा और मूसी नदी, और एक है मालप्रभा नदी। और मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हैदराबाद। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा नदी के किनारे सतारा एवं विजयवाड़ा किसके तट पर बसा हुआ है, तो कृष्णा नदी के तट पर ही सतारा और विजयवाड़ा, है ना। विजयवाड़ा को हम बता दिए थे, लेकिन सतारा किसके नदी पर है, तो सतारा भी इसी नदी पर है। अब सबसे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यह है कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, यानी श्रीशैलम बांध परियोजना, है ना, किस नदी पर है, तो यह भी कृष्णा नदी के तट पर है। और इससे भी जो इम्पोर्टेंट है ना, इससे भी जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि आप सुन लीजिए कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना भी
कृष्णा नदी के तट पर है। इसका भी याद रखने के लिए ट्रिक है कि नागार्जुन, नागार्जुन में क्या है, नाग और अर्जुन दोनों है ना, नाग और अर्जुन दोनों है। तो अर्जुन का संबंध महाभारत में कृष्ण से था, है ना, तो अर्जुन का संबंध महाभारत में कृष्ण से था। तो उम्मीद है कि कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। और श्रीशैलम बांध परियोजना भी बता दिया था, श्रीशैलम बांध परियोजना भी किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। एक है धोम बांध परियोजना, धोम बांध यह बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए बता दे रहे हैं कि धोम बांध परियोजना, लेकिन धोम बांध परियोजना भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन मुख्य दो ही पॉइंट हैं, 2 पॉइंट याद रखेंगे, श्रीशैलम बांध परियोजना और नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें एक और याद रखेंगे, तीसरा है ना, श्रीशैलम और नागार्जुन के बाद तीसरा याद रखेंगे कि अलमाटी बांध है, कहाँ है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर, तो वह भी कृष्णा नदी पर। यानी कृष्णा नदी पर 3 बांध परियोजना है, अलमाटी बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, है ना, और श्रीशैलम बांध परियोजना कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर है। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णा नदी जो है ना, यह इस जल विवाद का केंद्र किन किन राज्यों के बीच रहता है, तो किन कृष्णा नदी का जल विवाद जो है ना, वो जिस राज्य में बहता है उसी राज्य के साथ रहेगा। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रहता है, बहता है, यहाँ से होकर प्रवाहित होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश से इसका झगड़ा होगा, नहीं, तो झगड़ा भी इन्हीं लोगों के साथ होगा। तो किन किन राज्यों में महाराष्ट्र कृष्णा नदी जल विवाद परियोजना किसका है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों का जल विवाद का केंद्र बना रहता है ना। तो महाराष्ट्र में किसका, तो कृष्णा नदी। तो बात करते कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी जल विवाद अधिनियम बनाया गया था, कौन किसने, तो कृष्णा नदी जल विवाद अधिनियम में पारित किया गया था 1969 ईस्वी में, याद इसे रखेंगे, 1969 ईस्वी में। 1869 में किया हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। 3 चीज़ें रखा 1869 में, स्वेज नहर और महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1869 को। तो अब बात कर रहे हैं हम 1969 को। तो 1969 में क्या हुआ था, कृष्णा नदी जल विवाद अधिनियम लाया गया था। और यह अधिनियम पारित कब हुआ था, तो यह अधिनियम लाया गया और 2004 में इसको क्या किया, पारित किया गया। अगर बात करते हैं तीसरा किसका, कावेरी नदी जल विवाद, तो कावेरी नदी जल विवाद का भी हम चर्चा करेंगे इसके जस्ट अगले पॉइंट में। तो यह कृष्णा नदी से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट निकला उसके बारे में हम बता दिए। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी क्या है, तो 3-4 नदी के बारे में हम तो फैक्ट कर लिए, क्लियर कर लिए कि महानदी हो गया और गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया। जो चौथा इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है, वह है कौन, कावेरी नदी। और इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 810 किलोमीटर। कितना है, 810 किलोमीटर किसका लंबाई है, तो यह लंबाई है कावेरी नदी का। तो कावेरी नदी का बता दिए थे। और गोदावरी नदी का आपको तो याद ही होगा, 1465 गोदावरी नदी का हो गया, है ना, 2525 गंगा का हो गया, और 1376 जमुना का, 2880 सिंधु नदी का, 2900 किसका, 2900 ब्रह्मपुत्र नदी का। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनका बारे में लंबाई भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और चारों ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए चारों को याद रखना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम कावेरी नदी की। तो यह देख रहे हैं कावेरी नदी, यह क्या है, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी, कावेरी नदी क्या है, दक्षिण भारत की बहने वाली प्रमुख नदी है, कौन, कावेरी नदी। तो इसका लंबाई बता दिए थे 810 किलोमीटर है, 810 किलोमीटर। और इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह इस नदी का उद्गम स्थल भी कर्नाटक में है ना। और कर्नाटक में किस जिला में, तो कुर्ग जिला। कभी कभी जिला का नाम भी पूछ देता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिला में, है ना। यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिला में है। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है किस पहाड़ी से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ,
ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी किस नदी पर? तो कर्नाटक में कुर्ग जिला में स्थित है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। जबकि कृष्णा नदी के बताए थे महाबलेश्वर, कृष्णा नदी में महाबली थे, है ना, बल बुझाया था, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर श्रेणी से, जबकि कावेरी नदी किस श्रेणी से? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब बात करते हैं, तो कावेरी नदी की क्या है, तमिलनाडु के कराईकल के निकट अपना क्या करती है, अपना जल गिरा देती है। कहाँ? बंगाल खाड़ी में, है ना। तमिलनाडु के एक क्षेत्र है कराईकल, और कराईकल किसका है? तो कराईकल ये पुदुचेरी का हिस्सा है ना, पुदुचेरी का हिस्सा है। पांडिचेरी ये 4 जिला है पांडिचेरी का। तो पांडिचेरी का माहे कहाँ है? केरल में है। और कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। यनम कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देगा कि वह कौन सा राज्य है जिसका जिला 4 राज्यों में फैला हुआ है? तो पुदुचेरी, है ना। तो सबसे पहले पुदुचेरी के बारे में बात करें तो पुदुचेरी ये माहे जिला जो है कर्नाटक, माहे कहाँ है? यह है एरिया केरल का। और कराईकल कहाँ है? कराईकल और तमिलनाडु दोनों कहाँ है? कराईकल तमिलनाडु में है, कराईकल और पुदुचेरी दोनों तमिलनाडु में है। लेकिन आंध्र प्रदेश में क्या है? यनम आंध्र प्रदेश में। यनम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? पुदुचेरी का। तो यह हो गया किसमें? आंध्र प्रदेश में। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह क्वेश्चन इसलिए बता देना कि यह इस लिंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और जो जिस लिंक में आता है ना उसको याद रखना जरूरी है, इसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे मुख्य पॉइंट कि होगेनगल जलप्रपात किस नदी पर है? तो होगेन जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और मैटूर बांध किस नदी पर है? तो मैटूर बांध भी इसी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो आप समझ पाए होंगे कि महानदी पर क्या बोलते हैं, कावेरी नदी पर क्या है? मैटूर बांध परियोजना। किस नदी पर? मैटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम परियोजना किस पे है? तो शिव समुद्रम भी कावेरी नदी पर ही है। यह दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटूर बांध और शिव समुद्रम सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह भी कावेरी नदी के तट पर है। और कावेरी नदी जल विवाद आपको बताया था, कावेरी नदी जल विवाद हम बताएंगे। कृष्णा नदी जल विवाद बता दिए थे कि महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जल विवाद केंद्र है यह। और कावेरी नदी जल विवाद, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह 4 राज्यों के बीच। सबसे पहला केरल, दूसरा हो जाएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, है ना। 3-4 राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद का केंद्र हमेशा बना रहता है। तो अगर बात करते हैं कावेरी नदी जल विवाद के अंतर्गत, तो इसके तहत जल का जो हिस्सा है कितना कितना प्रतिशत किसको मिला है? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु को मिला है कितना? 50%। यानी कुल जल का 50% कौन उपयोग करेगा? तमिलनाडु उपयोग करेगा। लेकिन 40% कौन यूज करेगा? तो कर्नाटक यूज करेगा, है ना। कर्नाटक यूज करेगा कौन? कावेरी का 40% पानी कर्नाटक यूज करेगा, 50% का तमिलनाडु यूज करेगा, और बाकी 10% में 2 राज्य यूज करेगा। कौन कौन? शेष 2 राज्य बच गए कौन? तो वो बच गया एक केरल और दूसरा बच गया पुदुचेरी। तो पुदुचेरी छोटा हिस्सा है तो उसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ता है, तो मात्र 4% यूज करता है। बाकी 6% कौन करता है? केरल करता है ना। तो 6% केरल और 4% पुदुचेरी, और उधर 90% बता ही दिए थे कि 50% तमिलनाडु और 40% कर्नाटक। तो इन मिलाकर के 100% जल क्या होता है? जल का बंटवारा किया गया है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद का केंद्र बना रहता है। और एक कावेरी नदी जल विवाद अधिनियम कब लाया गया था? तो 1990 में। 1990 में कावेरी नदी जल विवाद अधिनियम लाया गया था। इसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया जाता है, और इस अधिनियम का अध्यक्ष कौन होता है? नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कोई सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कैसा मुख्य न्यायाधीश? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नदी जल विवाद का अध्यक्ष बनाया जाता है ना। तो नदी जल विवाद अधिकरण के
अंतर्गत क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ही इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? नदी जल विवाद अधिकरण को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उम्मीद है कावेरी नदी से क्वेश्चन जो भी बनता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं क्लियर कर दिया हूँ। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी को क्या, कावेरी नदी घाटी को क्या कहता है? दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। हम क्या बोल रहे हैं? कावेरी नदी घाटी हम पूछ रहे हैं। कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। जबकि केवल चावल का कटोरा पूछा जाएगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो केवल चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, जो गोदावरी नदी घाटी में है ना, गोदावरी नदी घाटी में है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कावेरी नदी घाटी को किसके नाम से जाना जाता है? चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे? तो कावेरी नदी को ही कहा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली या तिरुचि शहर किस नदी पर तट बसा हुआ है? तो कावेरी नदी के तट पर ही तिरुचिरापल्ली या तिरुचि शहर बसा हुआ है। और दक्षिण भारत का चावल कटोरा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को नहीं, कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कहा जाता है। और बात करते हैं इसके सहायक नदी, तो 3-4 सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। पहला आएगा अमरावती। पहला कौन आएगा? अमरावती। दूसरा आता है भवानी नदी, और तीसरा आता है कालिंदी नदी, लोकपावनी नदी और हेमवती बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमवती और सिमसा है ना, सिमसा, यानी 3-4 नदी जो है ना मुख्य है। इसमें अमरावती सबसे प्रमुख है, और भवानी, कालिनी, लोकपावनी और हेमवती और सिमसा, ये सभी क्या हैं? कावेरी नदी का उद्गम, क्या बोलते हैं? कावेरी नदी का सहायक नदी है। तो उम्मीद है बंगाल की खाड़ी में जितने भी सारी नदियाँ गिरने वाली थी उन सभी के बारे में हम चर्चा कर दिए। महानदी, गोदावरी है ना, कृष्णा और कावेरी, इन सभी नदी क्या करते हैं? अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। यानी प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली गंगा नदी, क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में ये सभी फैक्ट्स क्लियर हो गया था। इसके पिछले वीडियो में बता दिया था अरब सागर में, क्या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या इसका काम भी समाप्त हो गया, और बंगाल की खाड़ी में। और ऊपर में बता दिया था सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों के बारे में चर्चा कर ही दिया था। इस तरह से नदी क्या हुआ? नदी का चैप्टर समाप्त हुआ है ना। यानी 5 नदी के बारे में चर्चा कर दिए। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और चौथा क्या? अरब सागर में गिरने वाली नदी, और 5वां बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में चर्चा कर दिए थे। और नदी से क्वेश्चन पूछना होगा उसको, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और नदी से क्वेश्चन पूछना होगा तो जितना मैं बता दिया हूँ उससे बाहर पूछेगा भी नहीं। तो उम्मीद है यह सारी वीडियो अगर आप देखे हुए तो अच्छा ज़रूर लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इन सभी को जो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या दुविधा पैदा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट कीजिए कि इसमें भी कुछ सवाल बचा हुआ है, तो हम उसका आंसर रिप्लाई में कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट नदी का चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा भारत के प्रमुख झील। कौन आएगा? भारत के प्रमुख झीलों के बारे में बताएंगे, जलप्रपात के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आएगा जलवायु, क्लाइमेट रेसी है ना, जलवायु चैप्टर आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे हम चलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।